क्यूरी लागू है। तो क्यूरी ने एक रिलेशन दिया था कि यार किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग हीट करते हैं, क्या करेंगे, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप हीट करते हो तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है हीटिंग पे रिड्यूस होती है बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो हीटिंग में करते हैं तो वो वहाँ पे घटता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं विल बी कन्वर्टेड टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, तो उन्होंने कहा था कि जो आपके क्या यहाँ पे लिखा किसी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए साई की वैल्यू होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। टी जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, साई की जो वैल्यू होती है वो रिड्यूस होती है। ठीक, तो उस कंडीशन में जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फेरोमैग्नेटिक टू पैरा में, उसे हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। टीसी से रिप्रेजेंट करेंगे अभी आगे, क्या कहेंगे उस टेम्परेचर को, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई टीसी। ठीक, और ये जो ला दिया था इन्होंने यूनिवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का, कि टेम्परेचर राइज करने पे हमारा क्या हो रहा है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिड्यूस हो रही है, उसी को क्यूरी ला कहा जाता है। क्या कहेंगे, क्यूरी ला कहते हैं। क्यूरी ला के अकॉर्डिंग साई यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, साई यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होते हैं, और यही साई का टर्म हम लोग लिखते हैं सी बाई टी। सी को कहते हैं बेटा क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, क्यूरी क्या कहेंगे हम लोग, कांस्टेंट। अभी लिखिए, जब बोल दिया तो सिस्टमेटिक बना है, तो तुम लोग ऐसे छाप लेते हो, जो अगर नोट देखे कहेगा पता नहीं किसी को फटाक से पढ़ाया जाता है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं आप, क्यूरी कांस्टेंट कह लेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, लिखिए क्यूरी का द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक susceptibility, SUSCEPTIBILITY, magnetic susceptibility of paramagnetic substances, magnetic susceptibility of paramagnetic substances is inversely proportional to magnetic susceptibility of paramagnetic substances is inversely proportional to its absolute temperature, inversely proportional to its absolute temperature. ठीक, यहाँ पे साई, ये साई है बेटा। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, टी, सी हो गया क्यूरी कांस्टेंट। ठीक, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट का मतलब होता है बेटा केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या, केल्विन में हम मेजर कर सकते हैं, इसमें केल्विन में, डिविजन गेट में। ठीक, लिख ली सर। हाँ, हो गया। that is I E से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, that is on increasing temperature the magnetic susceptibility SUSCEPTIBILITY, magnetic susceptibility of paramagnetic substances decreases, and vice versa. Yes, and vice versa. Paramagnetic substances decreases and vice versa.
हो गया। जी सर। इसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी होती है वो हमारी बेटा क्या होती है, घटती है या सर, और अगर घटाएंगे टेम्परेचर तो बढ़ेगी, बढ़ेगी, वाइस वर्सा ठीक है। मतलब इसका मतलब अगर हम लोग इसी का उल्टा किसी टेम्परेचर पे दिया गया टेम्परेचर का रिड्यूस करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज, टेम्परेचर घटाने पे इंक्रीज करेगा, क्या रहेगा। जी सर। तो कंडीशन हो गया हमारा मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी के लिए, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन चारों आके नोट कर लो। कलर पेन से, अगर कलर पेन होगा तो कलर पेन से नोट कर लेना। बोले जी ये तो मैग्नेटिक इसकी हो गई, सस्टेबिलिटी की बात हो गई, ठीक है। जरा एक बार स्टेटमेंट ऊपर बोल दीजिएगा, शुरू से जब लिखे हैं यहाँ द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, नीचे लिखिएगा, और नोट करो, लिखिएगा द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ, और आगे नोट करिएगा। ये हम लोगों ने अभी पढ़ लिया किसके लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ठीक। आगे लिखिएगा मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ कोट आ गया। टेस्ट इन लोगों मंडे को होगा, मंडे को एक चीज मंडे को किसी चलो भैया कल छुट्टी रहेगी हम लोगों की, मकर संक्रांति और टेस्ट है विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे नॉट मंडे, ठीक। मंगलवार। हाँ, मंडे को कोई टीम में रहेंगे नहीं। हरैया में नया ब्रांच लॉन्च हो रहा है, ठीक। किसका? हाँ हाँ फिर से? हाँ फिर से अब शुरू हो रहा है, वो फिर से मान लो, नया मान लो, पुराना मान लो, जल्दी मान लो। सर मार्च से शुरू होगा, अप्रैल में शुरू होगा सर हाँ वो है सर। सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? मार्च तक। उससे क्या सिलेबस, अब आप सिलेबस हम लोग के बाद उनका शुरू होगा ना, इसी अभी शुरू हो रहा है। अब सिलेबस आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, अच्छा वो अगले साल, वो ना नेक्स्ट ईयर में रहेगा ना इस ईयर में। फिलहाल वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी क्या था, मतलब जो बन गया है छोटे छोटे क्या तहसील बोलते हैं, ये तहसील है ना, तो तहसीलों पे भी क्या किया जाए, व्यवस्थाएँ कराई जाए। लेकिन अब हर जगह नहीं हो पा रहा, अभी जहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट मिल रहे होंगे वहाँ पे स्टार्ट हो रहा होगा। ये अभिद्य योजना, अभिद्य योजना तहसील एरिया में, तहसील एरिया पे भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर तहसील लेवल पे, पहले जिला लेवल पे है, वहाँ पे टीचर की अवेलेबिलिटी और बाकी चीज़ें रहेंगी। पेपर दिया था कि 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, दिया था नीट में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, नीट नहीं IIT में 3 दिया। नीट में 23 दे रहा है, नीट में 23 हुए हैं सेलेक्ट, सिलेक्ट हुए हैं। नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे चल रहे नहीं। आपकी बात आप किससे भी बोला गया था, पहले जो टेस्ट लिया जाता है उस टेस्ट में एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होना चाहिए। अब पता है जिसको ABCD नहीं आता है वो इस क्लास में आके क्या समझ लेगा, ठीक। तो पता लगता है वो क्या होगा 9 2 11। भाई आपका कुछ एलिजिबिलिटी तो होनी चाहिए, आप उस लेवल की चीज़ पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे इतने टाइम में मतलब आपको ABCD फिर भी हम लोग बहुत चीज़ें बता दी जाती हैं, जो गवर्नमेंट की जो क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को पैरामीटर मिलता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए तो फिर ठीक है। तो वो चीज़ें आपके जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर किया जाए, भाई आपका कुछ लेवल होगा तभी आप मैनेज कर पाओगे, लेवल नहीं होगा तो फिर आप आपकी जब हम ही नहीं जानते हैं तो हम फिर उस चीज़ को उस स्पीड में नहीं मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। या तो हमारे पास इतने वो हो कि नहीं भी हम जी जान लगा के करेंगे,
जो ऐसा सोच लिया वो जो है या तो पहले जानता था या उसमें था हमें पढ़ना है तो अब जो 2 दिन अगर आप कुछ पढ़ के आएंगे तो 2 दिन में भी जो आप आएंगे तो नहीं समझ पाएंगे रेगुलर या तो आप पढ़ के आएंगे ठीक, या तो फिर अपना पेशेंस रखिए भैया हम 10-15 दिन 1 हफ्ता जो है रेगुलर आएंगे तब धीरे धीरे आप सीखना शुरू करेंगे। अब ना आप ABCD जानते हैं और ना ही आप क्या अपना थोड़ा सा काम क्या रखना चाह रहे हैं कि हम 2-4 दिन वेट कर सकते हैं तो फिर कैसे किसको आ जाएगा। तो एक होना चाहिए कम से कम एक लेवल हो बच्चों का जिसको मतलब पढ़ाया जाए। जैसे हो ना अब बेबी के बच्चे को बैठा दिया तो उसको पढ़ाया जा सकता है क्या ठीक, और शरीर बढ़ जाने से खाली नहीं होता है ना। आप जो बच्चा आ रहा पढ़ने उसको कुछ इतना नॉलेज हो कि चीज़ें जब बताई जाए तो कुछ उसके अंदर तक जाए ठीक। और हकीकत ये है जिस मोटो से बनाया गया है ये आपको कॉन्सेप्ट बनाया गया है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक बार सब आता है ठीक, हमको खाली एक बार क्या हो बोलते हुए चला जाना है। आप एप्लीकेशन करके आइए जो नहीं आता उसको रिसर्च करिए, बस इतना क्या है ठीक। और अभी क्या है चूँकि 2 साल कोविड रहा तो सबकी लेवल जो है ऐसा नहीं खाली आपके लोग नहीं जो भी बच्चे हैं मैक्सिमम लोगों की कंडीशन वैसे ही है ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। बच्चे क्या है किताब चूँकि 2 साल में पढ़ने की आदत भी छोड़ गई थी तो लोग किताब उठाना चाहते नहीं हैं ठीक। किताब की जगह आप मोबाइल उठाएंगे, अब मोबाइल उठाएंगे पढ़ने के लिए अब करेंगे कुछ और ठीक। तो उस केस में कब घंटे और क्या बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है ठीक है। तो इसलिए भाई साहब आप लोग भी वैसे आप लोग तो थोड़ा सा उस परिवर्तन के होते तो आप भी गायब हो गए बसते ठीक है। थोड़ा पढ़ते रहिए जिससे रिजल्ट भी आए ठीक। मेन बात क्या है रिजल्ट भी आना चाहिए ठीक है साहब लोग जी पक्का है हाँ। उसके लिए पढ़ने के लिए ना जो उनको पढ़ाया जा रहा है उनमें क्वालिटी होनी चाहिए कि उस लेवल को वो मैनेज कर पाए ठीक है। अभी जो लेवल पढ़ाना था उससे हम लोग क्या बिलो जाके फिर उस लेवल तक पहुंचाते हैं ठीक कि कम से कम अगर आपने कम नहीं पढ़ा है तो भी उसको आप मैनेज कर लेंगे। हम उतना भी आप नहीं करना चाहेंगे तो फिर क्या किया जा सकता है। खाली ABCD पढ़ा के तो हाँ ये भी नहीं कि ABCD पढ़ा के छोड़ दिया जाए चलो भैया आप खुश रहिए ठीक है। तो आपको उस जिस कॉम्पिटिशन के लिए आप कर रहे उसको लेवल को भी तो मेंटेन करना है जी सर। चलिए लिखिए बेटा क्या लिख रहे थे नोट्स में द मैग्नेटिक मैग्नेटिसिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक ferromagnetic substances magnetic susceptibility of ferromagnetic substances does not change magnetic susceptibility of ferromagnetic substances does not change according to Curie law does not change according to Curie law does not change according to Curie law। मतलब यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक की जो मैग्नेटिसिटी होती है ठीक है वो क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। उसके लिए क्यूरी बीज लॉ आता है पढ़ाया गया होगा शायद क्यूरी बीज लॉ एक आता है। तो वहाँ पे हम लोग जब लिखते हैं तो वहाँ साइन वास्तविक प्रपोर्शन T-TC आता है T-TC और TC जो होता है वही क्यूरी टेम्परेचर होता है। क्या होता है वो क्यूरी टेम्परेचर से कहते हैं बेटा ठीक है। तो अभी आगे लिखा ही जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी हो गई क्यूरी लॉ क्या होता है। अब लिखेगा नेक्स्ट हेडिंग क्यूरी टेम्परेचर। तो इसमें सर जी क्या बताया गया ऊपर वाले क्यूरी लॉ में क्यूरी लॉ में क्या बोला गया किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी होती है ठीक वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी का मान बढ़ता जाएगा चेंज होता है। लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशन हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हम लोग अप्लाई करते थे इसे साइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T-TC इसको अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे TC जो होता है वो होता है क्यूरी टेम्परेचर। अब क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है दैट टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी बिहेव्स एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उस टेम्परेचर या उससे ऊपर टेम्परेचर पे जिस पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है किस पे पैरामैग्नेटिक। जब पैरामैग्नेटिक जैसे हो जाएगा तो उस कंडीशन में फिर ये हमारा क्या होगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा। उससे पहले कैसा है वो फेरोमैग्नेटिक लाइक का काम करेगा ठीक है। ये सर जी इसमें क्यूरी लॉ में पैरा वाला फेर बदल रहा है। हाँ जी
क्यूरी लॉ में सर पैरामैग्नेटिक को जब हम गर्म करते हैं तो फेरो में बदलने लगे। नहीं, उसकी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगी। इसका मतलब मैग्नेटिक ससेबिलिटी घटने का मतलब उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर और रिड्यूस हो रहा है। डायामैग्नेटिक, ठीक है, हाँ, वो कन्वर्ट टू व्हाट्स डायड है। ठीक है, टेम्परेचर इसीलिए हीट करके मैग्नेटिक डीमैग्नेटाइज करने का एक मेथड होता है हीटिंग एंड हैमरिंग। मतलब आप क्या किसी मैग्नेट को आप हीट कर दिए, पूछा जाता है हाउ ये मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। टेम्परेचर एक होता है अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर दो, जैसे मैग्नेट है मान लो, अब मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर, तो मैग्नेटिक लाइन आपको सीधा से निकल रही है, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको डीमैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, दोनों को मैग्नेटिक, इसके मैग्नेटिक फील्ड और इसका दोनों अपोजिट होगा तो एक दूसरे को ये कैंसिल करेगा। जैसे जब अनमैग्नेटाइज था मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे मैग्नेटाइज हुआ, तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या कर जाएगा, जो मैग्नेटाइज था बेटा वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक, तो एक तरीका है। दूसरा होता है हीटिंग एंड हैमरिंग। जब किसी भी मैग्नेट को, वो डाया हो पैरा हो जो भी है, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं, या उसको हैमरिंग, हैमरिंग मतलब पीटना, ठीक है, पीटना, अगर आप उसको पीटते हैं तो धीरे धीरे हीटिंग होने की वजह से उसके डोमेन्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो फिर डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर रही है आपकी, रिड्यूस कर रही है, बढ़ नहीं रही है। नहीं मुझे जी सही होगा, सही होगा मैग्नेट में आप गरमा लो, मैग्नेट लाओ, अब इनको पेट तो बता दिया जाए, घर पे करेंगे। एक मैग्नेट खरीद के ले आओ, 12 मैग्नेट, ठीक, उसके बाद आप उससे अलग अलग साइज का लोहा ले लो, अलग अलग वेट का, आप उसके पास में ले जाके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में आप उसको अट्रैक्ट कराओ, तो गर्म लोहा है, अट्रैक्ट कराओ। जब अट्रैक्ट कराएंगे तो आप देखिए जितना मैक्सिमम अट्रैक्ट कर रहा है उस पीस को आप अलग कर लीजिएगा। ठीक, हाँ, उस लोहे को अलग कर लीजिएगा, लोहे को मतलब डीमैग्नेटाइज नहीं मैग्नेट को। ठीक, जब उसको आयरन जो पीस जिसको मैक्सिमम उठा पा रहा था, जितना मान लो हमने यहाँ 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3, 4, और इसको आसानी से डाले, इसको डाले, इसको बस बड़े मुश्किल से उठा पा रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है, आप इसको अलग कर लीजिए। ठीक, आप क्या करें, उस मैग्नेट को आग में रख दीजिए, गरमा दीजिए, उसके बाद फिर पकड़िएगा तो अब इसको हिला भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी अट्रैक्टिंग की, अब वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट जाएगी पहले की तुलना में। पहले की तुलना में क्या करेगा, वो घट जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पे ऐसे दिखाया उसको लेके आगे कहते मैं नहीं घटा हुआ, टाइम देना पड़ेगा उसको, उसके जो डोमेन से उनको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, इतना हीट हमें देना पड़ेगा सर, मतलब 300 प्लस। पिघलता भी है नहीं, इतना आसानी नहीं पिघलेगा, पिघलने के आपको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन। मैग्नेट में भंगुरता पाई जाती हाँ है, बेटा, मैग्नेट में भंगुरता पाई जाती है। हाँ, मैग्नेट में अब ऐसे नॉर्मली तो नहीं होता है कि अब जरा सा हमारी वो क्या साल्ट की तरह वो ब्लैक कर जाएगा, मेटल का बना हुआ है, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होता। हाँ, जो चूँकि उसमें मैग्नेटाइज जब किया जाता है तो उस कंडीशन में जो उसकी इलास्टिसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए आप देखते होंगे मैग्नेट वगैरह जो होता है ना, तो पटक दीजिए तो टूट जाता है, जबकि लोहे पटकते रहिए नहीं टूटेगा, तो उसका वही कारण होता है। सर हैमरिंग करने से मैग्नेट टूट नहीं जाएगा, टूट जाएगा, उसी की बात पूछ रहे हैं, वही टूट भी जाए, टूट जाएगा तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, या धीरे धीरे मारेंगे तो भी उसका डिस्टर्बेंसेज होंगे उसके डोमेन्स में। आप टेम्परेचर देंगे तो भी उसके डोमेन्स क्या करेगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो जब डिस्टर्ब होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट घटेगा, मैग्नेटिक मोमेंट घटेगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट जाएगी। सर जी, जैसे लोहे को गर्मा के लिक्विड किया जा सकता है, उसको मैग्नेट को भी किया जा सकता क्या है, करते हैं, मैग्नेट को भी लिक्विफाई किया जा सकता है। बहुत बेटा नॉर्मल कंडीशन में जब मैग्नेट हम डिजाइन कर लेते हैं तो लिक्विफिकेशन बहुत प्रेशियर नहीं होता है। ठीक है, बहुत, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। है तो मेटल का ही हमने बनाया है उसको मैग्नेटाइज करके, बट जितना इजी में जिस मेटल से आपने उसको बनाया है वो आपको लिक्विफाई होगा, उतना आसानी से निकल पाई नहीं, क्योंकि अब क्या इसमें एक अनदर प्रॉपर्टी आ गई ना, क्योंकि वो हर जितने पार्ट में तोड़ेंगे हर एक पार्ट उसका आगे मैग्नेट काम करेगा, और एक मैग्नेट का अपोजिट पोल दूसरे वाले क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगा रहा है, तो उस फोर्स के अगेंस्ट में भी आपको वर्क करना पड़ेगा, इसलिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जी सर, लेकिन होगा होने के लिए किसी चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं, हमें उसके लिए रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है आप प्रोवाइड कर पाइएगा। जी सर, ये समझ गए भैया, बिल्कुल प्योरी टेम्परेचर है, ज़्यादा चले जाते हैं तब लिखिए क्यूरी टेम्परेचर TC लिखिएगा, द टेम्परेचर अबव विच
ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल above which ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल behaves like a the temperature at which a ferromagnetic material behaves like a paramagnetic material like a paramagnetic material behaves like a paramagnetic material is defined as Curie temperature. डिफाइंड एज क्यूरी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे फेरो किसमें का जिस टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे फेरो का बिहेवियर पैरा जैसे हो गया। अच्छा पैरा जैसे हो गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगी बढ़ी जैसे अगर फेरो का बिहेवियर पैरा जैसे हो गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी घट गई? जल्दी बताओ। बढ़ गई भैया जी घटा रहे हैं मैम जी बढ़ा रहे हैं कैसे काम चलेगा जी जल्दी बताओ बेटा। पहले फेरो जैसे था क्यूरी टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो पैरा जैसे हो गया तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ा कि घटा? घट गया जी घट गया। हाँ जी घट गया। आप घट गया आप बढ़े में थे घटे में थे बढ़े में ही ना हो तो घट जाओगे। ये तो बढ़ा वाला सही है गलत? घटा। अभी आपको क्या पूछा गया है कि टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो स्टेटमेंट लिखाया कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटती है मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर रही है घट रही है। 15 मिनट से यही समझा रहा था बेटा। हाँ तो मास्क लगाई मुँह पे कान में आवाज़ नहीं आ रहा है ठीक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट जाती है लगा के रखो लेकिन यहाँ जो समझाई है तो कंसंट्रेट रहो ठीक। तो उस केस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है वो घटता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल है ठीक है चाहे डाया हो चाहे पैरा हो चाहे फेरो हो ठीक। डाया वाला तो डीमैग्नेटाइजेशन कोई मतलब ही नहीं लेकिन हम लोग एक्सप्लेन किसके लिए करते हैं पैरा और फेरो के लिए ठीक। चलिए लिखिए बेटा। तो क्या लिखिए आर करके से डिफाइन कर लिया आर द मैक्सिमम टेम्परेचर आर करके लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द मैक्सिमम टेम्परेचर द मैक्सिमम मिनिमम सॉरी मिनिमम मैक्सिमम में तो उसको डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एट विच ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is converted into paramagnetic material. A ferromagnetic material is converted into paramagnetic material. Paramagnetic material is called क्या कहलाएगा क्या is called Curie temperature is called Curie temperature लिखिएगा। नेक्स्ट ऐसे for different materials value of Curie temperature is for different materials value of Curie temperature is different. For different materials value of Curie temperature is different. अलग अलग मटेरियल के लिए Curie temperature की जो वैल्यू होती है बेटा क्या होगी अलग अलग होगी। For different materials value of Curie temperature is different. डिफरेंट मटेरियल के लिए Curie temperature की वैल्यू हमारी क्या होती है अलग अलग होती है डिफरेंट होती है। हो जाएगा डिफरेंट मटेरियल है तो उसके लिए Curie temperature की वैल्यू डिफरेंट होगी ठीक। तो साइड नीचे लिखिएगा लिख लेना फार तो एक कॉमन है उसको लिख लीजिए फार निकल
निकिल के लिए, किसके लिए बेटा? निकिल। TCNi लिख रहे हैं निकिल के लिए, देखिएगा TCNi इक्वल टू 358 डिग्री सेंटीग्रेड, 358 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखिएगा। ये Ni हो गया, दूसरा आयरन Fe, TCFe। आयरन के लिए जो होता है, जो हमारा आयरन है उसके लिखिएगा 770 डिग्री सेंटीग्रेड, 770। TCFe के लिए 770 हो गया, 770 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक और काम हम यूज करते हैं कोबाल्ट, तो लिखिएगा TCCO। कोबाल्ट के लिए 1120 लगभग होता है बेटा, 1120 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया 1120 डिग्री सेंटीग्रेड, 1120 डिग्री क्या हो जाएगा? सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका हो गया। TC जो हम लोग ले रहे हैं किसके लिए? CO के लिए, उसकी वैल्यू 1120 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, समझ गया? अब इससे अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो निकिल फेरो से पैरा बदल जाएगा। इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयरन फेरो से पैरा बदल जाएगा। इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोबाल्ट फेरो से पैरा बदलेगा। अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है, सर ये वो भी ये सब केल्विन में रहेगा टेम्परेचर? नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड में। ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। ये फार्मूला केल्विन में यूज होता है। जब हमें केल्विन यूज करना होगा तो उसमें हम केल्विन कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। अब एक कंडीशन इस पे क्वेश्चन बनता है, आप खुद बताइएगा तो हम बताएंगे। क्वेश्चन बोला जाता है कि अगर हमें मैग्नेट बनाना है और उस मैग्नेट को ऐसे जगहों पे हमें यूज करना है जहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हाई है, मतलब हाई टेम्परेचर जोन में हम उस मैग्नेट को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक। तो वो मैग्नेट किस मटेरियल का बनाया है? कोबाल्ट, निकिल, आयरन, ऑल ऑफ दिस। कोबाल्ट। किसका बनाना ज़्यादा सेफ होगा? कोबाल्ट। है कोबाल्ट। कोबाल्ट। क्यों? तो जी उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तब वो जाकर मैग्नेट प्रॉपर्टी कम कर पाएगा अपनी, समझे? रीजन क्या है बेटा? अगर हम लोग निकिल का बना दिए ना तो 358 से जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एक घट जाएगी। यहाँ पे क्या है, अगर टेम्परेचर हमारा 1120 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग क्या इतना में जाके कहीं वो कन्वर्ट होगा, और 1120 डिग्री नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर उतना मेंटेन नहीं होता है। तो इसलिए हाई टेम्परेचर जोन में अगर हमें किसी मैग्नेट को यूज़ करना है, ठीक, तो उस केस में जनरली हम लोग उसका कोबाल्ट का बनाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में यूज़ करना है तो हम लोग आयरन का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? आयरन का बनाते हैं, ठीक है। और अगर लोअर टेम्परेचर में यूज़ करना है तो हम लोग निकिल का बना लेते हैं। इसका निकिल का बना लेते हैं, ठीक। तो ये कंडीशन आपकी होती है। और उससे भी ज़्यादा जब होता है तो मिक्स मेटल का बनाया जाता है। क्या बनाता है? मिक्स मेटल। 2700 डिग्री सेंटीग्रेड का लगभग आता है उसका, कितना? 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बट वो यूज में नहीं है, ठीक। उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट जाती है, पहले से कम रहती है। तो इसीलिए जो होते हैं नॉर्मल में जब हमें यूज़ करना होता है तो उसके बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं किसका बनाएंगे, ठीक है। लिखिएगा अगला, क्यूरी वेज लॉ, CURIE क्यूरी, WEISS वेज लॉ, क्यूरी वेज लॉ, क्यूरी वेज लॉ, बीच का WIESS बेटा, क्यूरी वेज लॉ, क्यूरी वेज लॉ, क्यूरी वेज लॉ। हो गया जी। देखिए क्यूरी वेज लॉ लिखिए, एट टेम्परेचर above the Curie temperature, at temperature above the Curie temperature, ध्यान रखना above the Curie temperature हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, Curie टेम्परेचर के ऊपर, above the Curie temperature, हाँ above the Curie temperature
द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ above the Curie temperature, the magnetic susceptibility of ferromagnetic material, magnetic susceptibility of ferromagnetic material is inversely proportional to अब हमारे इधर T minus Tc, inversely proportional to T minus Tc फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ is inversely proportional to अरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किससे दर्शाए एक्स काई से है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो ससेप्टिबिलिटी साइज हम लोग मेजर करेंगे ना। हाँ तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कहा जा रहा है कि अगर टेम्परेचर उसके क्यूरी टेम्परेचर से अबव है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस Tc के बराबर होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा T माइनस Tc के बराबर होगा। तो दैट इज आप लिखेंगे साइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस Tc, साइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस क्या हो जाएगा Tc के बराबर होगा। या साइन कंटू कर लेंगे C अपॉन T माइनस Tc, T माइनस Tc हो गया। ये यहाँ से ये हो जाएगा साइन इक्वल टू C अपॉन T माइनस Tc। C वही है क्योंकि क्या कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर है, Tc आपका कौन सा है क्यूरी टेम्परेचर है। क्यूरी कांस्टेंट सर जी कैसी वैल्यू हो जाएगी किसी मटेरियल सबकी अलग अलग होगी जी, वहाँ पे आपको क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। हर मटेरियल आपका हो गया, यहाँ से आपने दिखा दिया क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू होगी। तो C की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू आपको Tc दिया रहेगा, साइन की वैल्यू कोई भी अननोन फैक्टर रहेगा वहाँ से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ पूछा जाता है, जैसे यहाँ तो डायरेक्टली हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो सीधा सीधा घटना होगा। इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे पैरा की, जहाँ पैरा वाला लिखा था वही छोटा सा बना लेंगे। क्यूरी लॉ ये साइन और T के बीच में ग्राफ था, तो यही से हमारा डायरेक्ट हमारा घटना शुरू होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और जब हम लोग ने फेरोमैग्नेटिक के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल T माइनस Tc के है ना, इसका मीनिंग ये हो गया बेटा कि साइन जो है टेम्परेचर T0 पहुंचने के बाद, क्या पहुंचने के बाद T0 पे पहुंचने के बाद फिर ये इनवर्सली क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। ये कहलाएगा हमारा Tc, क्या है ये Tc है। Tc के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा आपको साइन की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलता है। ठीक है, दिखा दीजिए। बल्कि इसको अभी तो मैच ना करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गैप कर जाती है क्योंकि अभी ये ऊपर से आ रहा है। ठीक, ये कंडीशन आपको हो गया। यहाँ टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, ये Tc है, यहाँ पे टेम्परेचर है और ये साइन है, ये साइन, ये फेरो वाले में और ये पैरा वाले। पैरा वाले में क्या था स्टार्टिंग से ही आपको वैसे ही ग्राफ मिलेगा और यहाँ पे क्या कुछ देर बाद हाँ जब हम लोग क्या मिलेगा। Tc टेम्परेचर के बाद फिर मिलेगा। टीसी के बाद वैसा रिलेशन मिलेगा। जी, अगर आप यदि करेगा हिस्टैरिसीस का स्ट्रेचर हिस्टैरिसीस HYS TERESSIS हिस्टैरिसीस का कर्म इसमें बेटा हिस्टैरिसीस का भी हम लोग डिफरेंट मटेरियल के लिए एक गॉसिविटी और एक रिटेंटिविटी पढ़ेंगे। गॉसिविटी एंड क्या रिटेंटिविटी हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो गॉसिविटी और रिटेंटिविटी है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए बेटा देखें वहाँ पे कंपेरिजन का एक पॉइंट बनता है। ठीक, तो फिर आगे डिस्कस किया जाएगा। जैसे हम लोग जिस तरह से लिखिए हिस्टैरिसीस का हो गया। देखो होता क्या है तो इसका
इसमें जो हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटाइज करते हैं, क्या करते हैं, मैग्नेटाइज किया जाता है। तो जब मटेरियल को बेटा मैग्नेटाइज किया जाता है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके, क्या करके हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव करने के बाद, मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव करने के बाद उसमें जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी मैग्नेटिक बची रहती है उसे हम उसकी रिटेंटिविटी कहते हैं। मतलब फिर दोबारा उसी पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे ग्राफ बनाने का समझ है। ये होता है बेटा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होता है। ठीक, आई और एच या बी और एच के बीच हम ग्राफ यहाँ ड्रा करते हैं। ठीक, बोला जाता है जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मान लो मैग्नेटाइज किया तो ये पाथ को ये फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचा। ठीक, लौटेगा उस पाथ से नहीं लौटेगा। लेकिन इस पाथ से ये गया, हमने मैग्नेटाइज करना शुरू किया, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट डेवलप होना शुरू हुआ। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है इसको हटाते हैं, ठीक है, तो उस केस में फिर वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस नहीं आता है। जैसे आपको समझा दिया गया, आप समझाने के बाद समझाना बंद कर दिए तो जितना समझाए थे अगर सब गायब हो जाए तो फिर आप ही हैं, इसी पाथ से नहीं गायब तो अगर आप फिर जीरो पे पहुंच गए तो मतलब समझाने का कुछ नहीं है। यानी कि आपको ना तो समझने की पावर जीरो है या तो मेरे समझाने की पावर जीरो है, दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी ना। यानी या तो मैंने फील्ड अप्लाई ही नहीं किया, समझाया ही नहीं, या तो आपने समझाया ही। ठीक, तो यहाँ पे कहा जाता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जो हम लोग बेटा मैग्नेटाइज करते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करके, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके मैग्नेटाइज करते हैं, तो फिर जब दोबारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब जिस फील्ड के द्वारा हम उसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं अगर उसको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो उस केस में वो फिर अपने एक्चुअल जिस पाथ से वो मैग्नेटाइज हुआ था उस पाथ को फॉलो नहीं करता है। मतलब रिटर्निंग में फिर वो उसी पाथ को फॉलो नहीं करता। अगर उसी पाथ को फॉलो करता बेटा तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका तो उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या करेंगे, आई एस का भी आप इसे बी से भी दिखा देते हैं, बी एस का भी बोल देते हैं। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें हो रही है। ये बाहर से हमने फील्ड अप्लाई किया तो इसमें कितना इंडक्शन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी उसमें डेवलप हो रही है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसको पता होगा। तो अगर हमने यहाँ से अप्लाई किया बेटा, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैग्नेटाइज हुआ, अब इसको अगर फिर हटा के हम जीरो पे पहुँचा दें तो अगर इसी बात को फॉलो कर लेते इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर जीरो हो गई। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में इसका तो उसमें कुछ बचा ही नहीं, तो उसको मैग्नेटाइज करने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाते हैं तो इस पाथ को ये नहीं फॉलो करता बल्कि अनदर पाथ को फॉलो करते हुए आता है। तो जब ये देखो इधर मैग्नेटाइज किया फिर वापस आया जीरो पे, तो इतनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारी क्या रहेगी, बची रहेगी। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म को दिखाएगा कितना उसमें बचा रहेगा। इसी चीज के मेजरमेंट को हम लोग टर्म देते हैं बेटा रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं उसे, रिटेंटिविटी कहते हैं ना, ज्यादा रिटेन किया। जैसे मान लो आपको कोई चीज समझाया गया, आप सबकी रिटेनिंग पावर अलग अलग है, कोई ज्यादा समझेगा कोई थोड़ा कम समझेगा, लेकिन अगर जीरो समझ रहे हैं तब कोई फायदा बोल रहे हैं। ठीक, तो कुछ ना कुछ सर कोई समझता है, कोई थोड़ा सा ज्यादा कोई थोड़ा सा कम। तो वही कंडीशन है कि जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटाइज करते हो तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब रिमूव करते हैं उसके बाद फिर ये उसी पाथ को फॉलो ना करके एक अनदर पाथ से आता है। जितना ये ओरिजिन से जितना क्या हुआ इसमें रिटेन किया है ये उसके द्वारा मेजर किया जाता है। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हम बोलेंगे उसकी रिटेनिंग पावर उतनी ज़्यादा है, यानी उसकी रिटेंटिविटी उतनी ज़्यादा होगी उस मटेरियल की। ठीक है, अब फिर क्या आप ले आ रहे हो, फिर अगर ये लौट के यहाँ आ गया तो इसका मतलब जो यहाँ मैग्नेटाइज हुआ था फिर से डीमैग्नेटाइज हुआ, तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। इधर पॉजिटिव है, इधर क्या होगा, नेगेटिव। मतलब उस चीज को जो मैग्नेटाइज हो चुका है उसको फिर से डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो नेगेटिव में आपने फील्ड अप्लाई किया उसे कहते हैं उसकी कोर्सिविटी। क्या कहते हैं, कोर्सिविटी। जैसे आपको समझा दिया, अब आपने कुछ सीखा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीखे, कुछ लोग कम सीखे। अब आपने जो भी सीखा है उसको आपको भुलवाना है, तो भुलवाने के उल्टा कितना चीज़ आपको घुमाया जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, कोर्सिविटी। अगर आप आसानी से भूल जा रहे हैं दैट मीन्स आपकी रिटेनिंग पावर कम है, मतलब आपने उस चीज़ को कम टाइम तक आप क्या कर रहे हो, स्टोर करके रख पा रहे हैं। जैसे उधर कोई लोग कहते हैं भैया क्लास से निकलते हैं बाहर जाते जाते गायब हो जाता है, तो इसका मतलब सीखे तो लेकिन वही जाते जाते क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसका मतलब कोर्सिविटी कम है।
और आपने सीखा ही नहीं तो रिटेंटिविटी कम है। मतलब आपको सिखाया गया, आप क्लास में सीख पाए तो दैट मीन्स क्या लो रिटेंटिविटी वाले हैं। और आपने सीख तो लिया लेकिन जाते जाते गायब हो गया, तो आपकी क्वालिटी कम है। रिटेन तो किया आपने लेकिन उसको स्टोर नहीं कर पाए। जैसे होता है चोर वगैरह, ठीक है, घोटाला वोटाला जो करते हैं, पैसा पाते तो हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसको यूज नहीं कर पाते। भाई हम हराम का नहीं करना, गाँव में हराम का कमाना तो हराम में जाना है, तो क्या होगा, जैसा कमाते हैं वैसे वो गायब हो जाता है। भाई अगर आपने मेहनत से कमाया है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कुछ भी, सेल्फ अपना कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं XYZ, तो आपने मेहनत से कमाया तो उसको खर्च करते समय आप सोचते हो या बड़ी मेहनत से कमाया है तो फालतू में खर्च ना करें। और जब जिसने चोरी करके लाया है उसको कौन सी मेहनत हुई है, आया गया 4 लोग मिल गया, भाई साहब पार्टी होनी चाहिए, 10-20 हज़ार पार्टी में खर्च कर दिए, ठीक। तो कंडीशन क्या है, जैसे आता है वैसे वो चला जाता है। तो यही यहाँ पे भी है। ये आपको क्या, कितना आपने समझा, कितना उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हुई और फिर कितना आपने बचा पाया उसको, ठीक है। ये कंडीशन उसकी कॉर्सिविटी कहलाती है। मतलब कितना ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने की कैपेबिलिटी है, वो उसकी कॉर्सिविटी कहलाएगी, ठीक। तो ये कंडीशन होता है। ग्राफ हम लोग दिखाते हैं बेटा, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन का, ठीक। इसी को हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। क्या नाम देंगे, हिस्टैरिसीस लूप कहा जाता है बेटा। मतलब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटाइज करते हैं तो जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करने पे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डेवलप हुई, और उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाने के बाद जितनी बची रहेगी वो कहलाएगी उसकी रिटेंटिविटी। यहाँ से लेके और ये पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, रिटेंटिविटी है। इतना उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, लेकिन अब उस मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे डेवलप हुआ था उसे हमें फिर से जीरो करने के लिए कितना निगेटिव डायरेक्शन में आपने क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करना पड़ा। भाई जब मैग्नेटाइज किया तो उसे मैग्नेटाइजिंग कहा, और जब उसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसे डीमैग्नेटाइजिंग कहेंगे, या उसे कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमें कितना अप्लाई करना पड़ा, तो ये कहलाता है कॉर्सिविटी कहलाता है। तो अब सुनो, इसके बेस पे जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं दो कैटेगरी बांट लेते हैं। एक ऐसे होते हैं जो क्या मैग्नेट जो बनाए जाते हैं, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट और एक आपने पढ़ा होगा परमानेंट मैग्नेट। एक होता है हमारा टेम्परेरी मैग्नेट और एक होता है परमानेंट मैग्नेट। तो टेम्परेरी मैग्नेट बेटा उसे कहते हैं ना जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, मतलब हमें जरूरत पड़ी हमने तुरंत उसको मैग्नेटाइज किया। आजकल जैसे ब्रांड आता मैगी, हाँ 2 मिनट में, पर 2 मिनट तो पानी भी गर्म नहीं होगा यार, मैगी कैसे बन जाएगी, है मतलब ऐड करते समय भी नहीं सोचते हैं, ठीक। तो फिर कोई बात नहीं, तो हाँ वो सब फिजिक्स नहीं पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े थे, ना दिला के बात अलग कहे, हैं। चलो देखो, तो उससे कहते हैं हम लोग क्या बोला जाता है, रिटेंटिविटी। मतलब जितना आसानी से मैग्नेटाइज में कर लिया, ठीक, हम बोलेंगे उसकी रिटेंटिविटी हाई होगी, और जितना आसानी से डीमैग्नेटाइज कर लेंगे उसकी कॉर्सिविटी उतनी कम होगी, और जिसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, हम बोलेंगे उसकी कॉर्सिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं वो ऐसे मटेरियल के डिजाइन किए जाते हैं बेटा जिसकी रिटेंटिविटी हाई हो बट कॉर्सिविटी क्या कम, क्योंकि जरूरत पड़ी मैग्नेटाइज कर लिया, जरूरत पड़ी डीमैग्नेटाइज कर लिया। जैसे सॉफ्ट आयरन, जो सॉफ्ट आयरन होता है उसकी रिटेंटिविटी हाई होती है बट कॉर्सिविटी की वैल्यू लो होती है, तो उसके हम लोग क्या बनाते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। उसका क्या बनाया जाता है, टेम्परेरी मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह उसे बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट हम ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जिसकी रिटेंटिविटी और कॉर्सिविटी दोनों हाई है। क्या रिटेंटिविटी एंड कॉर्सिविटी बोथ आर हाई। तो उस केस में कहा जाता है कि जो रिटेंटिविटी और कॉर्सिविटी दोनों जिसकी हाई होती है उसके हम लोग क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, ठीक। तो पूछा जाता है कि इसी पे कंट्रोवर्सी है, किताबों में थोड़ा कहीं गलत, कई किताबों में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं कि टेम्परेरी मैग्नेट हैविंग हाई रिटेंटिविटी बट लो कॉर्सिविटी एंड परमानेंट मैग्नेट हैविंग हाई कॉर्सिविटी बट लो रिटेंटिविटी। अरे यार आप समझेंगे ही नहीं तो स्टोर कैसे करके रखेंगे, भाई आप अगर समझे ही नहीं तो उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं, रिटेंटिविटी हाई होती है। तो
रिटेन भी करें और उसको ज़्यादा समय तक बचा के रख भी पाएँ, तब तो आपका होगा ना परमानेंट। ठीक, तो दोनों चीज़ें हाई होनी चाहिए। अब जो गलत स्टेटमेंट लिखा है उसके पॉइंट पे लिखा है बेटा सॉफ्ट आयरन से कंपेयर करते हैं स्टील को। ठीक, तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी उसके स्टील की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक, क्या होती है उसकी तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे कहीं कहीं किताबों में लिख दिया गया है कि लो रिटेंटिविटी हाई पोर्सिविटी। अरे लो रिटेंटिविटी किसके तुलना में है? सॉफ्ट आयरन की तुलना में, लेकिन वो लो रही है। अब आपने कुछ समझा ही नहीं क्लास में, तो वहाँ जाकर रिटेन कर लेंगे क्या बात? भाई समझे रहेंगे तभी तो रिटेन कर पाएंगे ना, तो वो कंडीशन आपकी होती है। तो जो परमानेंट टाइम हम लोग बनाते हैं बेटा ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसकी रिटेंटिविटी एंड पोर्सिविटी बोथ आती है। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, इसी को हम लोग कह लिया गया हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। हाँ जी, इसमें जो पाथ फॉर्म नहीं करता, मतलब इसका मतलब डीमैग्नेटाइज होते समय तो उसी पाथ पर नहीं होता, उस पाथ पे नहीं आ रहा है, दूसरे पाथ। जैसे उसी पाथ पर तो फिर जीरो हो जाता ना। जैसे ऐसे ले लो, हमने मान लो यहाँ से चले, ऐसा आप देख समझ लीजिए, हमने आपको समझा दिया, हमने समझाया, आपने समझा। अब हम जैसे गेट से निकले, आप फिर वहीं जहाँ थे वहीं आ गए, तो इसका मतलब महंगाई हुई क्या? वो तो तब तक है जब तक आपको धक्का मारा जा रहा था, आप चल रहे थे, जैसे धक्का मारना बंद आप जीरो। लेकिन आपको समझा दिया। हाँ बेटा, हाँ थोड़ा लॉस होगा, इसीलिए तो 100% एफिशिएंसी नहीं होती है ना मशीन की। 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं होती? क्योंकि जितना वर्क होता है उतना सारा कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर उसमें क्या होता है, लॉस होता है। अब पता लॉस ज़्यादा कर दिया तो बचेगा कम, लॉस कम किया तो बचेगा ज़्यादा। मतलब 100% माना जाता है, 100% नहीं होता है, लेकिन अब 100% नहीं है तो 90-95 तो कर सकते हैं ना। अब इसका मतलब थोड़ी ना 5% खाली करिए। ठीक, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं, इसी को नाम दिया जाता है क्या? हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। ठीक है, तो आपका टेस्ट की तैयारी भी है, करते रहिए। ठीक है, और टेस्ट का जो है शेड्यूल वो ट्यूसडे को होगा, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, आगे 2 मिनट लिख लीजिए, लिखिएगा। हम लोग लिखे क्या? हिस्टैरिसीस का। देखिए, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल for ferromagnetic material by removing external magnetic field by removing external magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब जो मैग्नेटाइज करने का क्या कर रहा है, काम करता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसी का आल्सो नेम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक, तो लिखिए ब्रैकेट में H इक्वल टू 0, मतलब एस की वैल्यू क्या कर दिया जाए 0। लिखिएगा, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ magnetic moment of some domains, magnetic moment of some domains remain aligned, aligned in applied direction of previous magnetizing field, applied direction of previous magnetizing field, previous direction of applied magnetizing field, क्या लिखा है? applied direction of previous magnetizing field which result into ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, result into a residual magnetism, result into a residual magnetism, residual magnetism। ठीक, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, the lack of retraceability, रिट्रेस करना मतलब उसी अपने बात पे ना आने को हम लोग लैक ऑफ रिट्रेसेबिलिटी कहते हैं। अगर रिट्रेस करता तो सेम उसी बात पे आता। ठीक है, तो कहते हैं लैक ऑफ रिट्रेसेबिलिटी, ऐसे आप रिट्रेस करता, हमने ऐसे आया तो इसका मतलब रिट्रेस नहीं किया। ठीक है,
द लैक ऑफ रिट्रेसेबिलिटी is called hysteresis. Lack of retraceability is called hysteresis, and the curve is known as hysteresis curve, and the curve is known as hysteresis curve. कर्व को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं। ठीक है, अब इतना दिखा दो पॉइंट ले को पॉइंट में ए है, ए ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ओ से चले ए बी होते हुए सी डी ई एफ जी, तो मतलब हम रिटर्न हो रहे हैं लेकिन उस पाथ को सेम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा। अब कल पढ़ेंगे बेटा हम लोग इसमें रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी क्या होती है, कैसे मटेरियल को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में। ठीक है, कल मतलब नेक्स्ट इसको क्लास में इसकी डिफिनेशन वो ये भी थोड़ा सा बता दें। हाँ बेटा, अरे उसमें था सैथिल्यहान ये सब। हाँ हाँ, शैथिल्यहान उसी को बोलते हैं शायद। ठीक है, निग्राहिता सैथिल्यहान, हिंदी में थोड़ा देख लेना। तीनों था। ये डायग्राम तो सर याद है लेकिन आप क्या बता रहे हो नहीं समझ रहे। ठीक, वही चीज़ है, इसलिए कहते हैं जब बाहर से पढ़ के आई है तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश कम भी देख लीजिए। अरे बेस वही है जो आप पढ़े हैं, सब पढ़ा है। ये सब पढ़े हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके थोड़े से बदल जाते हैं। ठीक, चलिए आप अरे निहायत द्वितीय किसी किसान ऐसे गए फिर ऐसा फिर ऐसे तो गए। अरे हमारा गलत है। हाँ यार नहीं एकदम बेटर है। हाँ बहुत हाथ गलत है कहा। अब हम राइटिंग कर पाए, डिजाइन नहीं कर पाए तो अब तू आप करके दिखाए उतना गजब डिजाइन करे ना हो जितना करे। अरे वो वाले जो लिखा हुआ